Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Today is our last lecture of this chapter, Political and Constitutional History of Pakistan. The content of this lecture, topic of this lecture is political phases from 1999 to 2020. हम अपने प्रीवियस लेक्चर में 1947 से टिल द 1998 तक पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस लेक्चर में जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल फेजेस थे 1999 से टिल द 2020 तक जो इवेंट्स हुए उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जनरल मुशर्रफ एरा 1999 टू 2008। मुशर्रफ टेक ओवर की अगर बात की जाए तो परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 में मार्शल लॉ या एमरजेंसी नाफिज की। उनके पीछे अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो बैकग्राउंड ये था कि प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त 99 में थे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का जो एयरक्राफ्ट था वो लैंड नहीं होने दिया था। जो परवेज़ मुशर्रफ का जो एयरक्राफ्ट था उसको ज़मीन पर उतरने नहीं दिया था। उसके बाद एक और रीज़न ये थी कि जो कारगिल की जंग हुई थी, जो कारगिल के महाज पे मार्का हुआ था, उस पर पाकिस्तान वो जंग जीत चुका था, वो एरिया अपने कंट्रोल में कर रहा था। लेकिन नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ की वजह से, नवाज शरीफ की इंटरफेरेंस की वजह से पाकिस्तान को उस इलाके से हाथ धोना पड़ा। इन दो रीज़न को बेस बनाते हुए परवेज़ मुशर्रफ ने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया और दोबारा फिर मार्शल लॉ लगा दिया और इमरजेंसी लगा दी। तो ये तो उसकी रीज़न थी। अगर नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड में बढ़ते हैं तो सितंबर 11 9/11 एंड इट्स आफ्टरमैथ 2001 में 9/11 का वाक़या हुआ जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 जहाज़ टकराए और अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था क्योंकि अमेरिका की लोकेशन थी। तो उस वक्त का जो यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, उसने ये कहा कि ये टेररिज्म है। उसने इन वाक़यात को उसामा बिन लादेन से मंसूब कर दिया। ओके, और ये इस्लामिक टेररिज्म का नाम दे दिया उन्होंने। तो क्योंकि उसामा बिन लादेन और अल-कायदा उसकी तंजीम अफ़गानिस्तान में थी, अफ़गानिस्तान में उसकी एक्टिविटीज़ थी, तो वो अफ़गानिस्तान पर हमला करना चाहता था और उसने परवेज़ मुशर्रफ को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान का साथ, अमेरिका का साथ दे, अमेरिका को रास्ते प्रोवाइड करे, अमेरिका को फ्यूल दे, अमेरिका को अपनी जगह प्रोवाइड करे जहां अमेरिका अपने त्यारे लैंड करवा सके। तो क्योंकि जो परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी, उसको इंटरनल थ्रेट भी थे और एक्सटर्नल थ्रेट भी थे, तो उसने ये बात मान ली और अमेरिका को जो भी अमेरिका की डिमांड्स थी, अमेरिका को डिमांड्स फुलफिल की गई, तो अमेरिका को एक रास्ता प्रोवाइड हो गया। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है और अफगानिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है। जब पाकिस्तान ने रास्ता प्रोवाइड किया तो अफगानिस्तान के लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए, तो इस बेस पर आपस में कन्फ्लिक्ट हुई और परवेज़ मुशर्रफ साहब रास्ता देने वाले पाकिस्तानी डिक्टेटरशिप थे। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो रेफरेंडम 2002 हुआ। 2002 रेफरेंडम हुआ जिसमें हाँ या ना के वोट डलने थे और उसमें जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उनके हक में रेफरेंडम गया, वोटिंग उनके हक में हुई, तो वो एज अ रेफरेंडम विनर हो गए। उसके बाद जनरल इलेक्शन 2002 होते हैं। अक्टूबर 10 2002 में जनरल इलेक्शन हुए जिनकी नतीजे में जनरल इलेक्शन के नतीजे में परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी बढ़ से इक़्तिदार आई, परवेज़ मुशर्रफ फिर बढ़ से इक़्तिदार आए और उसमें जो वोटिंग की एज थी वो 21 to 18 ईयर की वोट, यानी इट्स मीन डैट के जो वोटिंग फ्रेंचाइज हैं, अगर जिनकी एज 20
1 है या 18 है वो वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इन जनरल इलेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस में फिर जो प्रेम शरीफ की पार्टी थी वो विनर हुई और इस जनरल इलेक्शन में ज़फ़रुल्लाह खान जमाली प्राइम मिनिस्टर बने, न्यू इलेक्टेड हुए नवंबर 21, 2002 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। पाकिस्तान के 13 प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, अगर नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें तो शौकत अजीज़ बिकेम प्राइम मिनिस्टर 2004 में। पहले कौन थे? पहले ज़फ़रुल्लाह खान जमाली थे, उसके बाद उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया। ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेने के बाद उनको शौकत अजीज़ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इन जुलाई 2004 में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर चूज शौकत अजीज़ survived a suicide attack aimed at him by कायदा मिलिटेंट। और इस बिना पर क्योंकि जो शौकत अजीज़ की दोस्ती भी थी प्रेम शरीफ साहब से, तो शौकत अजीज़ को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्टूबर 2005 एंड अर्थक्वेक इन पाकिस्तान। इन अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान में एक ज़लज़ला आया था जो कि सभी को इस बात का इल्म है और उसमें 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा लोग किल हो गए थे, जामे शहादत नोश कर गए थे, कत्ल हो गए थे, मर गए थे, यानी इस आफत का लुकमा उजर बन गए थे। और ये अंडर द प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के में था। तो इसमें मुल्क को बहुत डिज़ास्टर हुआ था। अगर हम नेक्स्ट बात करें लाल मस्जिद ऑपरेशन, ये ऑपरेशन जुलाई 2007 में हुआ और ऑपरेशन किन के दरमियान था? ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, मिलिटेंट और गवर्नमेंट के, ये उन लोगों के दरमियान था जो इस्लामिक थे, जो इस्लाम को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे, जो कहते थे कि इस्लाम की रवायात को इम्प्लीमेंट किया जाए, गवर्नमेंट के दरमियान था। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो प्रेम शरीफ था उसकी जो विजन था वो एक सेकुलरिज्म स्टेट चाहता था, यानी सेकुलरिस्ट की तरफ जा रहा था, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने करिकुलम भी चेंज किया। जो चीज़ें जनरल ज़िया-उल हक साहब ने करिकुलम में ऐड की उसने वो रिमूव की। जो चीज़ें मुसलमानों को जहाद पर मोटिवेट करती थी वो चीज़ें रिमूव कर दी गई। तो इन बना पर कायद जो प्रेम शरीफ था उसने करिकुलम चेंज किया और सेकुलर स्टेट है। तो इसी वजह से कुछ ये भी एस्पेक्ट था, कुछ और एस्पेक्ट से तो प्रेम शरीफ ने लाल मस्जिद ऑपरेशन किया। और वहाँ ये भी कहा जाता था, जो गवर्नमेंट का जो ओपिनियन था वो कहते थे कि वहाँ टेररिज्म होती है, जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ परफॉर्म की जाती हैं, इस्लाम का नाम लेकर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। तो ये लाल मस्जिद ट्रेजेडी हुआ, जिसका लाल मस्जिद ऑपरेशन बाद में केस भी चला और प्रेम शरीफ साहब अभी भी उसमें ट्रायल में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर अचीवमेंट्स ऑफ प्रेम शरीफ। जो प्रेम शरीफ साहब के अचीवमेंट्स हैं उनमें उनको कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने क्या अचीवमेंट्स की हैं। फर्स्ट है 9 वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वर डेवलप्ड। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिस यूनिवर्सिटी वाज ओवर Rs 96.5 बिलियन। नंबर 2 में बात करें, in 1999 to 2000 there were 31 public university. In 2005 to 2006 there were 49 public university. Air University established 2010. Institute of Space and Technology established 2002. University of Science and Technology Bannu established 2005. University of Hazara founded 2002. University of Gujarat established 2004 and Virtual University of Pakistan Lahore established 2002. It's mean that कि एजुकेशन में बहुत कारनामे दिए। ऑब्वियसली अगरचे करिकुलम चेंज किया ज़रूर, लेकिन उन्होंने क्या किया, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया। अगर हम नेक्स्ट बात करें 3 पे, तो लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान हैड इंक्रीज फ्रॉम 45% इन 2002 टू 53% 2005। इट्स मीन कि 2002 से 2005 में 3 सालों के दरमियान 45 से 53% लिटरेसी रेट पाकिस्तान का इंक्रीज हुआ है। एजुकेशन वाज रिसीव्ड 4% ऑफ GDP। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी या प्रोडक्ट थी उसमें जो
4% एजुकेशन पे सर्व किया गया। इससे पहले इतना नहीं किया गया था और अब भी इतना नहीं किया जाता। एंड इंग्लिश हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रेड 1, और ग्रेड 1 से इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया। अगर हम 4 पे बात करें, इन टोटल 99,319 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन increased in Musharraf era. What a great amount, what a great number of academic institutions was increased in Musharraf era. And number 5, there were more than 5,000 Pakistani doing PhD in foreign countries. On the scholarship in Musharraf era, 300 Pakistani received PhD degree every year. In 1999, the number was just 20. Number 6 पे है major industrial estate was being developed under the Musharraf vision. M3 industrial, Sonder industrial estate, Chakri industrial estate was established at the era of Prem Musharraf. Number 7 पे बात करें 1999, what we earned as GDP, we used to give away 64.1% as a foreign debt and liabilities. In 2006, what we earned as GDP, we gave only 28.3% as a foreign debt and liabilities. We was saving 35% of our GDP for economic growth at that time. It's me dad के परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर में बहुत सा डेबिट उतारा, बहुत सा कर्जा वापस किया था। Next number point 8, according to an IMF report, Pakistan was third in banking profitability in the world. On the IMF chart, Pakistan's banking profitability was on the third position after the Colombia and Venezuela. It's mean that के पाकिस्तान की जो बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी थी वो बहुत इंक्रीज हो चुकी थी और वो थर्ड टाइम पे आ चुकी थी, और वो 36 पोजीशन, इंडिया 36 पे था और चाइना 40 पोजीशन पे था, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रेम मुशर्रफ पाकिस्तान थर्ड पोजीशन पे था। ओके, ये इस प्रेम मुशर्रफ के दौर में अचीवमेंट थी। प्रेम मुशर्रफ ने इकोनॉमिकली मुल्क को अप किया, एजुकेशन पे मुल्क को अप किया, अमनो ईमान में भी काफ़ी थोड़ी कोशिश की, प्रेम मुशर्रफ ने अपनी अचीवमेंट करवाई। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, 2007 ईयर ऑफ चेंज। 2007 को ईयर ऑफ चेंज कहा जाता है। द ईयर ऑफ 2007 brought a huge political crisis to Pakistan, rooted in the President Musharraf's initial idea of stepping down in 2007 and its following plan to stand in the long proposed 2007 election. Political crisis rapidly built up. Perhaps the most serious steering incident came on 9 March 2007 when Musharraf suspended Iftikhar Chaudhry, Chief Justice of Pakistan Supreme Court, who had largely been expected to rule that it would be illegal for Musharraf to stand in upcoming elections. It's mean that के प्रेम मुशर्रफ को 2007 में बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़े। एक जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे चौधरी इफ्तिखार हुसैन, वो भी इलीगली इस पर इंटरफेयर कर रहे थे। तो अगर प्रेम मुशर्रफ को इलेक्शन जीतना था, अगले इलेक्शन में पेयर होना था, तो उसको रिमूव करना था। तो इस वजह से उन्होंने चीफ जस्टिस को रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जो चीफ जस्टिस है उनको दोबारा उन्हें जॉब्स मिल गई, दोबारा उन्हें ओहदा मिल गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेथ ऑफ बेनज़ीर की, डेथ ऑफ बेनज़ीर भी होती है। इकॉनमी इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान फॉलोइंग आर 3-day शटडाउन। द KSE 100 index of Karachi Stock Exchange fall 4.7%. The Pakistan rupees fell to its lowest level against the US dollar since October 2001. The stock exchange has a history of recovering after political unrest. The Pakistan Railways suffered losses of peak year 12.3 billion as a direct result of riots following assassination. 63 railway station, 149 bogies and 29 locomotives were damaged within 2 days of भुट्टो डेथ। यानी बेनज़ीर भुट्टो की डेथ के दौरान इतना मुल्क को खसारा हुआ था। In the first 4 days after the assassination, Karachi suffered losses of US 1 billion. By the 5th day, the cost of countrywide violence amounted to 8% of GDP. Okay, we move to next slides. 2008 इलेक्शन। ऑन 6 सितंबर 2008 इलेक्शन हुए, जिसमें जो विनर पार्टी थी वो आसफ अली जरदारी की थी।
आसिफ जरदारी की पार्टी पीपी ने मेजॉरिटी वोट लिए और जिसकी बिना पर उन्होंने गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया। और अगर नेक्स्ट स्लाइड की जाने बढ़ें तो आसिफ जरदारी 11th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने ऑन द 9 सितंबर 2008 में। अगर हम नेक्स्ट बात करें यूसुफ रज़ा गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 के इलेक्शन के नतीजे में 16वें प्राइम मिनिस्टर बने। ओके, और ये रहे कब तक? 19 जनवरी 2012 तक। और गवर्नमेंट का क्योंकि जो टेंशन थी वो क्रिएट हो गई थी इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर, जुडिशरी यूसुफ रज़ा गिलानी को कह रही थी कि जो ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग आसिफ जरदारी ने की है वो पेश की जाए, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी वो पेश नहीं कर पाए, तो जिसकी बिना पर यूसुफ रज़ा गिलानी को डिसमिस कर दिया गया। और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो 2009 का लॉन्ग मार्च होता है। इस मार्च में जो लॉयर्स हैं, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाज शरीफ, उन्होंने कहा कि ये जो जजेस हैं इनको बहाल किया जाए। और ये लॉन्ग मार्च का कहाँ तक चला? कराची से इस्लामाबाद चला, ताकि जजेस को बहाल किया जाए, जो उन जजेस को जो फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रेम शरीफ ने डिसमिस किए थे। और ये लॉन्ग मार्च सक्सेसफुल भी रहा। उन दोबारा जजेस को दोबारा अनाउंस कर दिया गया, जिसकी बिना पर चौधरी इफ्तिखार को दोबारा चीफ जस्टिस डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करें उसामा बिन लादेन को, तो ऑन मई 2 2011 में उसामा बिन लादेन को किल कर दिया गया। और ये किल करने वाले कौन थे? अमेरिकन सोल्जर थे, अमेरिकी ड्रोन अटैक से किल किया गया था। और ये जो उसामा बिन लादेन एबटाबाद में रह रहे थे, पाकिस्तान की हदूद अरबा में रह रहे थे। और इस दौरान पाकिस्तान को बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़े जब उन पर अटैक किया गया और उनकी बॉडी को, उसामा बिन लादेन की बॉडी को समंदर में डुबा दिया गया, समंदर में फेंक दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लाइड में तो राजा प्रेम शरीफ 17 प्राइम मिनिस्टर बने यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद। यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद उन्होंने हलफ लिया और मुल्क को जो क्राइसिस थे उनसे निजात दिलाने के लिए, क्राइसिस को कम करने के लिए उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। और उन्होंने ब्लेम किया कि जब प्रेम शरीफ की गवर्नमेंट थी उस वक्त करप्शन बहुत ज़्यादा थी और जो मुल्क को इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रॉब्लम है वो भी फेस करने पड़ रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2013 इलेक्शन, जैसा कि हम सब जानते हैं 2013 के इलेक्शन में और ग्राफ में भी ये बताया गया है कि जो विनर पार्टी थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसके बाद अदर्स आते हैं। और इन इलेक्शन के नतीजे में ममनून हुसैन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, ममनून हुसैन प्रेसिडेंट बने और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नवाज शरीफ साहब बने और वो पाकिस्तान के 18th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। और उन्होंने 7 जून 2013 को उन्होंने ओथ लिया, हलफ लिया और पाकिस्तान के लिए जो खिदमात को सर अंजाम दिया। अगर हम नेक्स्ट बात करें अटैक ऑन द आर्मी पब्लिक स्कूल इन पेशावर 2014, 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ जिसके नतीजे 132 स्टूडेंट किल हुए, टीचर भी इंक्लूड थे और दूसरे भी ऑफिशियल प्रोफेशनल इंक्लूड थे और 84 पीपल्स इंजर्ड हुए। और ये हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान तालिबान मूवमेंट ने किया था, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। इसके बाद ऑपरेशन ज़रब अज़ब भी स्टार्ट होता है और ज़रब अज़ब ऑपरेशन स्टार्ट होता है जिसकी बिना पर मुल्क अमन की तरफ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आज़ादी मार्च धरना, ये तो सभी को मालूम होगा कि 14 अगस्त 2014 को 14 अगस्त 2014 टू 17 दिसंबर 2014 को आज़ादी मार्च धरना हुआ जिसका मेन मकसद इमरान खान ने कहा कि धांधली हुई है, हम जो पोलिंग स्टेशन को खुलवाना चाहते हैं, दोबारा काउंटिंग करवाना चाहते हैं। और ये धरना 126 डे तक रहा लेकिन इसके कुछ फ्रूटफुल नतीजे नहीं रहे, नवाज शरीफ उसी तरह बरसर इक़्तिदार ही रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ादी मार्च का बेनिफिट ये हुआ कि इमरान खान पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो गया था, मीडिया ने उसे बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2015 में। 2015 में चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम सी पैक के नाम से जाना जाता है और ये पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट था। ओके, उसके बाद 2015 जून में
Pakistan acknowledged that 8 out of 10 Taliban members illegally jailed for the gun attack on teenage education activist and Nobel Prize मलाला यूसुफज़ई। अगर 2016 की बात करें तो जनरल कमरजावेद बाजवा को न्यू चीफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। अगर 2017 फरवरी की बात करें तो इस्लामिक स्टेट ग्रुप टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सुसाइड बम्बिंग एट अ मेजर सूफी शरीन इन सिंध, यानी सिंध में लाल शहबाज सिकंदर के मज़ार पर जो हमला हुआ था उसकी ज़िम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने ली थी और उसमें 19 पीपल्स किल हुए थे। और पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर भी थे वो क्लोज़ कर दिए थे। उसके बाद अगर हम 2017 मार्च की बात करें तो पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें हिंदुओं को, जो हिंदू माइनॉरिटीज़ थे, वो अपनी जो शादी है जो वो रजिस्टर करवा सकते थे और ये फ़र्स्ट टाइम था पार्टीशन के बाद, उससे पहले वो रजिस्टर नहीं करवा सकते थे। उसके बाद अगर हम बात करें राइजेस ऑफ इमरान खान, 2017 अगस्त में प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ उस वक्त थे उनको रिज़ाइन करना पड़ा, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया करप्शन के चार्जेस लगाकर, पनामा केसेस की वजह से उनको जेल भी भेज दिया गया। तो ये चीज़ें इमरान खान के लिए अप बनी, राइज बनी, उनके लिए गुड लक बनी। 2018 अगस्त में फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार इमरान खान बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर ऑन अ प्लेज टू एंड करप्शन एंड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। उन्होंने ये कहा था कि मैं करप्शन को ख़त्म करूँगा, पॉलिटिक्स में चेंज लाऊंगा। तो इस बना पर वो प्राइम मिनिस्टर बने और ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी उस वक्त 2018 के इलेक्शन में विनर पार्टी थी। अगर हम 2018 नवंबर की बात करें तो उसमें आसफा बीबी मालूना जो कि क्रिश्चियन थी, उसने गुस्ताखी रसूल थी और आप सल्लम की शान में कुछ नाजेबा अल्फाज कहे थे, तो जिसकी बिना पर उन्हें 2011 में ये केस बहुत पुराना था जिसमें सुलेमान तसीर को गाजी मुमताज़ हुसैन शहीद कादरी ने कत्ल किया था। तो ये केस अभी तक चला आ रहा था। तो इसकी 2018 नवंबर में जो कोर्ट था उसने फैसला सुनाया जिसकी बिना पर इसको बरी कर दिया गया था और काफ़ी स्ट्राइक भी हुआ, लेकिन आसिया बीबी को बरी ही कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम 2019 फरवरी की बात करें तो ये हम सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्लैश हुआ था और इस क्लैश के नतीजे में पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जंगी जहाज़ दिन को मार गिराए थे और इंडिया को एक सबक दिया था कि तुम अगर रात के अंधेरे में आओगे तो हम तुम्हें दिन के उजाले में ऐसा अब्रतनाक तुम्हारा इंजाम करेंगे कि तुम याद रखोगे कि तुमने किस कौम से तुम्हारा पाला पड़ा है। तो ये तो था इसका इमरान खान का राइस। और अगर नेक्स्ट हम बात करें इशू फेस बाय द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने क्या इशू फेस करने पड़े। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज थी, टेररिज्म थी, पाकिस्तान इकॉनमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, पाकिस्तान जो इंटरनेशनली आइसोलेटेड हो चुका था, एम के जो क्राइसिस थे, एम कराची में बहुत ही ज़्यादा हंगामे कर रहा था। उसके बाद जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म थी यानी मजहबी दहशतगर्दी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, प्रोविंशियल जो सूबे थे आपस में उनमें नफरत बढ़ चुकी थी और उसके साथ पाकिस्तान की जो आर्मी थे उसके ना जो मॉरल्स वैल्यू वो बहुत ही लो हो चुकी थी। नेक्स्ट पब्लिक प्लेसेस ड्यू टू देयर हैटेड प्रेशर, क्योंकि आर्मी पब्लिक प्लेस पर बहुत ज़्यादा आ चुकी थी टेररिज्म की वजह से, इस बना पर लोग उनकी उतनी मॉरल वैल्यूज़ नहीं रही थी। अगर हम सी पैक की बात करें तो सी पैक भी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आया। तो ये सी पैक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर था जिस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की गई। अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, अगर इसके फॉर्मेट को यूटिलाइज प्रॉपरली किया जाए तो पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री बन सकता है। सी पैक का मेन मकसद ये था कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी इकनॉमिक और सी पैक का असल मकसद ये था कि पाकिस्तान को एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी इकनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए और अगर इसको यूटिलाइज़ किया जाता है तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो मेट्रो बस सर्विस, नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में मेट्रो बस सर्विस लॉन्च की, इस्लामाबाद में की, लाहौर में की। बात करते हैं ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट, नवाज शरीफ ने ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया लेकिन जो कि अभी तक मरहल में है, जिसका अभी तक ट्रायल चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन विद आर्मी, नवाज शरीफ ने कोऑर्डिनेशन विद आर्मी भी की जिसकी वजह से ज़रब अज़म ऑपरेशन हुआ, टेररिस्ट के अगेंस्ट चले, जो गवर्नमेंट और फौज एक पेज पर चली जिससे मुल्क में अमन आया। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ें तो पीटीआई गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट थी उन पर बात करें तो जो भी पीटीआई गवर्नमेंट बरसरे इक़्तिदार है, गवर्नमेंट में है, उन्होंने क्या की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, करतारपुर कॉरिडोर बनाया, फॉरेन पॉलिसी दी,
क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स लेकर आए, बिलियन ट्री प्रोग्राम लेकर आए, शेल्टर होम प्रोग्राम लेकर आए, मॉडल लंगर खाना बनाया, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोवाइड की, एहसास प्रोग्राम दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दी, सर्कुलर डेबिट को रिड्यूस किया, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा की, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया, ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस किया, और नौजवानों को अभी कर्जे भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स हैं वो इन द प्रोग्रेस हैं। और अभी क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो इसमें इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको 12,000 रुपीज़ दिए। उसके साथ अब एक फ़ेज़ मुकम्मल हो रहा है। सेकंड फ़ेज़ में वो लोग जो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे उनकी रजिस्ट्रेशन जारी है, उनको भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, और कोरोना टास्क फोर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही हैं। अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें एक ट्रांसपेरेंट के साथ इम्प्लीमेंट होती हैं तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इस क्राइसिस से निकल जाएगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इन क्राइसिस के निकलने के बाद एक नए अज़म के साथ, नए हौसले के साथ, नए बलवले के साथ पाकिस्तान की अवाम नए बलवले के साथ इकनॉमिकली डेवलप करेगी, अपनी खामियों को एनालाइज करेगी, अपनी माजी की गलतियों से सीखेगी, और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनकर और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनकर एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनकर और एक आलम इस्लाम के लिए कुछ करने का अज़म लेकर उभरेगी, और आलम इस्लाम का और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।